हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संविधान आईएएस यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ऐसा हो गया कि पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया मैंने 3 घंटे का। ये देख रहे हो आप, आपको पता है जब मैं वाइट पेन से लिखता हूँ तो इट्स द स्टफ दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो ये पूरे 3 घंटे लगा के लेक्चर रिकॉर्ड किया, बट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ नहीं। आई डोंट नो क्या रीजन था, पता नहीं। शायद बैटरी इम्पैक्ट हो गई थी, बैटरी खत्म हो गई थी आईपैड की, या कुछ अ, होता है ना किसी फंक्शंस में कि एक सर्टेन लेवल के नीचे बैटरी चली जाए तो वो शायद रिकॉर्डिंग नहीं होती है। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं पाया। सो आज यही लेक्चर आ पाएगा। मेरी तो प्लानिंग थी कि जो आज का थर्ड लेक्चर है, आज 3 सितंबर है, तो हमारा थर्ड लेक्चर आना था। ये लेक्चर आपका सुबह आ जाना था। बट आज ये आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। वीडियो तो थर्ड ही है बट लेक्चर सेकंड है, उसका सेकंड पार्ट है। सो आई ट्राई कि हम किसी तरह से बैक ऑन ट्रैक आ सकें एक दिन जो हमारा लॉस हुआ है उसके लिए। नहीं तो देखते हैं, वी हैव सम बफर डेज आल्सो, बट मैं चाहता था वो मैं यूज़ ना करूं। बट लेट्स डू इट दिस वे ओनली। क्या कर सकते हैं अब, नहीं रिकॉर्ड हुआ तो नहीं रिकॉर्ड हुआ। वापिस से तो करना ही पड़ेगा रिकॉर्ड, ठीक है। सो आपको जैसे देख रहे हो कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आर्टिकल 20 से शुरू करना था हमने, ठीक है। तो नाउ आई विल नॉट बी यूजिंग द पेन, आई विल बी यूजिंग दिस लेजर पेन। ओके। तो ओके, सो आर्टिकल 19 तक हम कर चुके थे। नाउ दिस इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंडर्स। ये क्या कहता है कि ये जो आर्टिकल है, ऑफेंडर्स, ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंसेस होते हैं अपराध। और या अभी बहुत मतलब दिमाग चल नहीं रहा है ना, इतना 3 घंटे से बैठ के लगातार लेक्चर रिकॉर्ड किया। बट ओके, एनीवेज, सो ये प्रोटेक्शन देता है जब आप कोई अपराधी होता है, कोई हमारा जिसने कोई अपराध किया होता है, जुर्म किया होता है, कोई ऑफेंस किया होता है, उनको कन्विक्ट करने के लिए, उनको सजा देने के लिए उन उस रिस्पेक्ट में किस तरह की प्रोटेक्शन देती है गवर्नमेंट उनको, जब तक वो अंडर आर्टिकल 20 मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 20 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन। ओके, क्या प्रोटेक्शन देता है? वो प्रोटेक्शन देता है कि आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट जो है ना, वो एक अक्यूज पर्सन को नहीं मिल सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्ररी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मन मर्जी नहीं कर सकती गवर्नमेंट अपनी, और किसी क्राइम के लिए आप एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते ज्यादा। उससे जितनी पनिशमेंट लॉ के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है, तय की गई है, उससे ज्यादा पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके बाद ये सिटीजन को भी है। ये जो आर्टिकल 20 का जो प्रावधान है, ये सिटीजन के लिए भी है, ये फॉरेनर के लिए भी है, और ये लीगल पर्सन्स के लिए भी है। लीगल पर्सन्स क्या होती है? कोई कंपनी होती है, कोई कॉरपोरेशन होती है, ठीक है। उन लोगों के लिए भी ये प्रावधान है, उन चीजों के लिए भी, लीगल पर्सन्स के लिए भी ये प्रावधान है। आर्टिकल 20 जो है, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इसको किसी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये इन लोगों को, सिटीजन को, फॉरेनर्स को, सबको है। अब इसके बाद आता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो आर्टिकल 20 आपके सेक्शन 1 में आता है, क्लॉज 1 में आता है। तो ये क्या बोलता है कि आपका जो पहले मैं आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताता हूँ कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। जो लॉ होता है जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में जाके आपकी आप पे लॉ बनाया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जैसे कोई अपराध मैंने आज किया, ठीक है। आज 3 सितंबर है, मैंने आज कोई ऑफेंस किया, कोई अपराध कर दिया, लेकिन उस पर कोई लॉ नहीं है, उस अपराध पे कोई लॉ नहीं है। उसका लॉ आता है 4 सितंबर को, पार्लियामेंट लॉ बनाता है 4 सितंबर को।
तो मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली, अगर वो क्रिमिनल लॉ है, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है, ठीक है, सिविल लॉज के लिए नहीं है। क्रिमिनल और सिविल दो तरह के लॉज होते हैं। तो क्रिमिनल लॉज जो है, जिनका क्रिमिनल जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, क्राइम होता है जो है ना, तो क्रिमिनल लॉज पे है कि अगर आपने कोई क्राइम 3 को किया है और 4 को उस पे लॉ बन रहा है, मतलब क्राइम होने के बाद, जब आपने क्राइम किया तब वो लॉ नहीं था, वो आपके क्राइम करने के बाद लॉ आया तो आपको उसके तहत सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए होता है। क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं? हाँ, क्रिमिनल लॉज के लिए क्यों होता है? क्योंकि ये हमें आर्टिकल 20 इसकी प्रोटेक्शन देता है क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट, ताकि कोई भी जो पर्सन है उसको आप क्रिमिनल केस में इस तरह से सजा नहीं दे सकते। और दूसरी चीज ये है कि जो आप सजा दोगे वो लॉ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया उसी उतनी सजा आप दे सकते हैं, ठीक है। अब स्कोप क्या है इसका? रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का क्या स्कोप है? रेट्रोस्पेक्टिव, अब जो लेजिस्लेचर है ना, वो दोनों तरह के लॉज बनाता है, प्रोस्पेक्टिव बनाता है और रेट्रोस्पेक्टिव बनाता है। प्रोस्पेक्टिव लॉज तो वही होते हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ जो आज बनेंगे और आज से लागू हो जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज वो होते हैं जो आज तो बने लेकिन उनका पीछे, टाइम के पीछे भी, आज बने टाइम के आगे तो लगेंगे लेकिन टाइम के पीछे भी जाके वो लॉज लगेंगे, ठीक है। उनको रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बोलते हैं। और लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज क्रिमिनल केसेस में नहीं बना सकता, क्रिमिनल लॉज के लिए नहीं बना सकता। इसकी एग्जांपल मैंने निर्भया केस की दी थी कि एक निर्भया केस जो आया था, अ, हमारा जो अ, दिल दहला देने वाला एक दिल्ली में गैंग रेप हुआ था एक, तो उसमें क्या किया था कि पब्लिक जो थी ना वो एक साथ आ गई थी पूरे देश की कि भाई इसमें तो सजा मिलनी चाहिए सबको, लेकिन उन ऑफेंडर्स में, उन अपराधियों में, 6 में से एक जो लड़का था वो माइनर था, 18 साल के नीचे था, उसको उतनी सजा कठोर नहीं मिली, ठीक है। तो हमारे जनता क्या कह रही थी कि आप एक लॉ अमेंड कीजिए और इस माइनर को भी सजा दीजिए, लेकिन माइनर ने जो अपराध कर दिया उस समय तो लॉ नहीं था। उसके अपराध करने के बाद अगर लॉ आएगा तो आर्टिकल 20 कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिवली उसको पीछे जाके डेट में सजा नहीं दे सकते। तो रेट्रोस्पेक्टिवली लॉज किसके लिए बनते हैं? ये सिविल उसके लिए बनते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज सिविल केसेस के लिए बनते हैं। टैक्स, जहाँ पे टैक्स टैक्स के रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली बन सकते हैं। तो उन लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं लेकिन क्रिमिनल लॉज को नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन दो तरह की होती है, वो मैं आगे आपको जाकर बताऊंगा। तो ये प्रिवेंटिव यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इस इम्यूनिटी को, इस प्रोविजन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है मैं आप आगे बताऊंगा आपको जाके। इसके बाद आता है नो डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। डबल जियोपार्डी क्या होता है? डबल जियोपार्डी होता है कि आप एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही अपराध के लिए आप एक इंसान को दो बार सजा नहीं दे सकते। और ये अवेलेबल है इन प्रोसीडिंग्स, उन कार्रवाइयों के लिए जो कोर्ट में होती है या जो जुडिशियल ट्राइब्यूनल में होती है, ठीक है। बट ये जो है ना, ये उसके जो डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं ना, जैसे डिपार्टमेंट की आपकी कोई कार्रवाई चल रही है, आपने डिपार्टमेंट में कुछ कर दिया, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आप पे कोई कार्रवाई चल रही है, वो जुडिशियल नेचर नहीं होता उनका, तो उसमें नहीं होती है ये सिर्फ जुडिशियल नेचर के जो होते हैं ना कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनमें हो सकता है ये, ठीक। हाउएवर क्या होता है कि इनकी एप्लीकेशन में ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस आपको मैंने यहाँ पे बताई हैं, एक्सप्लेन की है। तो ये क्या कंडीशंस हैं कि आपको किसी कोर्ट पे पहले ट्राई हो जाना चाहिए। ट्राई क्या होता है? आपकी कार्रवाई, जो ट्रायल करता है ना कोर्ट, जब कार्रवाई करता है उसको ट्रायल कहते हैं। तो कोर्ट जब ट्रायल कर रहा है, आपकी किसी कोर्ट में ट्रायल हो जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसको माना जाएगा कि एक बार हो चुकी है, दूसरी बार नहीं होगी, ठीक है। और वो कोर्ट जो होना चाहिए ना, जो जो आपकी ट्रायल कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है? जैसे मैंने आपको कल खाप पंचायत बताया था, तो खाप पंचायत क्या होती हैं? जो एज ए मतलब अ, किसी पिछड़े इलाके में कुछ, जहाँ पे कानून की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उधर के बूढ़े बुजुर्गों के एक कमेटी बना लेते हैं और वो जाके सारे फैसले लेते हैं गाँव के, ठीक है।
तो वो खा उनको, लेकिन अथॉरिटी थोड़ी है कोई, उनको कोई लॉ थोड़ी बना है उनके लिए, उनको कानून ने कोई अधिकार थोड़ी दिया है कि आप जाके ये जाके अपने पावर एक्सरसाइज कीजिए। तो जो अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कि आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पहले से, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, अथॉरिटी ने आपको ट्रायल ले लिया आपका, ठीक है। तो फिर आपकी दूसरी बार ट्रायल नहीं होगी। अब कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग मतलब, अगर आपकी अथॉरिटी ट्रायल कर रही है और आपकी प्रोसीडिंग की कंक्लूजन हो गई है, मतलब आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, या आपको एक्यूटल होता है बरी कर देना, या कॉन्विक्शन होता है आपको सजा मिल गई, आपको दोषी करार कर दिया, तो फिर मतलब वो कंक्लूड होगी, वो ट्रायल कंप्लीट हो गई। तो फिर अगर कंप्लीट हो गई है तो उसमें डबल जेओपार्डी नहीं हो सकती, दूसरी बार आपको वो चीज़ वापस नहीं आपके ऊपर नहीं की जाएगी। और इन्फोर्स क्या होता है? इन्फोर्स मतलब, अगर आपकी जो है कन्विक्शन एक्विटल का मैंने आपको मतलब बताया। कन्विक्शन मतलब आपको दोषी बता दिया गया, और एक्विटल मतलब आपको छोड़ दिया गया। अगर वो फोर्स में है, मतलब फोर्स में होने का मतलब है कि अगर वो चल रही है, आपकी सजा चल रही है, कन्विक्शन हो गया ना, सजा चल रही है, ठीक है। तो अ, और आपने कहीं अपील नहीं की है, कि आपने हायर कोर्ट में अपील अभी तक नहीं की है, या आपकी अपील एग्जॉस्ट हो गई है, जो भी है, तो ये उस कंडीशन में भी आपके ऊपर दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती, अगर आपकी सजा चल रही है तो, ठीक है। आप ऑलरेडी सजा भुगतने आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस सीन में इस कंडीशन में ये होता है कि सेकंड ट्रायल, सेकंड प्रोसिक्यूशन, सेकंड ट्रायल हो सकता है जब आपकी अपील ना हुई हो, या आपने अपील ना की हो अगले हायर कोर्ट में। फिर उसके बाद है ट्रायड फॉर सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस की ट्रायल आपकी बार बार नहीं हो सकती। जैसे आपने कुछ सपोज आपने कोई क्राइम किया, आपने किसी को आपका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी का, तो वहां पे आप पे अगर एक्सीडेंट का, अगर आपका मर्डर का चार्ज लग गया कि इस बंदे ने मर्डर किया है, ठीक है, तो आप अगर वो सजा भुगत रहे हैं, ठीक है, मतलब केस हो गया, आप पे मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक्सीडेंट था, बंदे के पास लाइसेंस है, 18 साल से ऊपर है, तो इनको मर्डर के केस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये कन्विक्शन हो गया, खत्म हो गया, ट्राइड आपका खत्म हो गया, वो ऑफेंस खत्म हो गया। लेकिन सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये तो अब वैसे चेंज हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक नया चार्ज लग जाता है आप पे। पहले मर्डर का चार्ज था, वो तो खारिज हो गया, अब एक नया चार्ज लग जाता है कि भाई ये बंदा ना शराब पी के चला रहा था गाड़ी, ठीक है, इट वो ही वॉज इन नॉट इन हिज साउंड माइंड एंड बॉडी। तो आपने एक बार तो वो ऑफेंस के लिए आपने कर दिया, ट्राई में वो कर लिया, ट्रायल हो गई, वी हैव बीन ट्राइड फॉर दैट। तो आप फिर से कह रहे हैं कि शराब पी के चला रहा था उसी सेम इंसिडेंट के लिए, तो ये नहीं माना जाएगा, ये दूसरी बार से फिर से सेम ऑफेंस के लिए नहीं माना जाएगा। फिर होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन क्या है कि विटनेस को आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मेरे को जबरदस्ती नहीं की जा सकती मेरे साथ, कि मैं जाके अपने ही खिलाफ कोई गवाही दूं, कोई प्रूफ दूं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट दूं। तो मेरे को उस चीज के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए फिर नहीं है। ये फिर मैं बता देता हूँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है जो क्रिमिनल नेचर के अपराध होते हैं उनके लिए, और सिविल प्रोसीडिंग के लिए ये इंक्रिमिनेशन वाला लॉ अप्लाई नहीं होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स कब होती हैं? जब आपका जो जुर्म है वो सिविल नेचर का होता है, क्रिमिनल नेचर का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। तो ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया जाता है। और इसके आर्टिकल जो बता रहे हैं, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ, ठीक है, ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो कहता है कि जो आप लॉ बना रहे हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, अगर लॉ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है। प्रॉपर प्रोसीजर क्या? कि आपने इंट्रोड्यूस बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में,
लेजिस्लेटर्स ने बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल को वोटिंग की गई, उस पर बात हुई, उस पर वोटिंग की गई, उसको असेंट मिला, फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, उसको प्रेसिडेंट का भी असेंट मिला, वो लॉ बन गया। ठीक है, ये लॉ बन गया। अब ये लॉ बन गया, लेकिन इस लॉ का नेचर क्या है? आर्बिट्ररी है क्या? ये हमारे किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है? उस चीज को आप नहीं, उस चीज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लॉ फेयर है या नहीं, जस्ट है या नहीं, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, वो लॉ फेयर ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यही फर्क पड़ता है कि लॉ जो है वो प्रोसीजर फॉलो करके बनाया जाना चाहिए। ठीक है। बल्कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो क्या कहता है, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि जब स्टेट कोई लॉ बनाता है तो प्रोसीजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो फेयर हो, वो जस्ट हो, वो लिबर्टी को फॉलो करता हो, वो किसी फंडामेंटल राइट को ब्रीच ना करता हो, किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान ना पहुंचाता हो। ठीक है। और उस समय जब जो वो उस तरह से लॉ बनाया जाता है जो फेयरनेस को अकाउंट में लेता है कि सॉरी, 3 घंटे ऑलरेडी बोल चुका हूँ यार, गला खराब हो गया थोड़ा। तो क्या है कि जो ऐसा लॉ है जो फेयरनेस को अकाउंट में लेता है, जस्टिस को अकाउंट में लेता है, लिबर्टी आपकी फॉलो हो रही है या नहीं, लॉ हर चीज के ऊपर पहले वो देखता है कि लॉ फेयर है या नहीं, लॉ को अच्छे से, लॉ किस तरह से बन रहा है यहाँ पे उसको महत्व दिया जाता है, लॉ किस तरह से बन रहा है उसको महत्व नहीं दिया जाता, लॉ सही है या नहीं उसको महत्व दिया जाता है। यहाँ पे लॉ सही है नहीं है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लॉ सही होना चाहिए, यहाँ पे प्रोसीजर सही होना चाहिए लॉ बनाने का बनाने का। हाँ। ओके। सो इन दोनों के बीच ये डिफरेंस है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप सारी प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और आप मेंस दें। तो मेंस में जब एथिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी ना, वहाँ एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी दो तरीके से चलाई जा सकती है। एक होता है जो लॉ से चलेगी और एक होता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस से चलेगी, जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, और एक दूसरा एटीट्यूड होता है जिसको हम थोड़ा क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो लॉ से चलता है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है जो इमोशन से चलता है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी को दिमाग में लेके चलता है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है? जब आप बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, मैं सपोज इधर मैंने एग्जांपल, जब ये समझा रहा था मैंने एग्जांपल दी थी एक। ये एग्जांपल क्या है कि सपोज कीजिए आप एक जगह के डीएम है, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या आप डीसी हैं कहीं के। तो आपके पास एक बूढ़ी माता जी आती हैं, काफी एज्ड हैं, वो आपके पास आके कहती हैं कि बेटा मेरे पास तो ना कागजात हैं, ना मेरे पास कोई घर में कमाने वाला है, मैं अकेली रहती हूँ, मैंने कभी कोई कागज वागज बनाए नहीं, मुझे इतनी पढ़ी लिखी हूं नहीं मैं, ना मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज है। तो मेरे को राशन जो है वो राशन कार्ड मेरा नहीं बन रहा है क्योंकि कागज मेरे पास है नहीं। तो मुझे राशन चाहिए, राशन की दुकान से सस्ता राशन चाहिए, फ्री राशन चाहिए। मैं इतनी कमाने वाला है नहीं कि मैं बाहर से राशन लेके खा सकूं। तो उस समय क्या है कि अगर आप डीएम है, ठीक है, तो ये केस स्टडी भी आती है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड फॉलो करेंगे ना कि मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ जी, मेरे को जैसा लॉज में पढ़ाया गया है, मैंने जैसा किताबों में पढ़ा है कि कागज होंगे तभी राशन कार्ड बनेगा, मैं तो उसी तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन वहां पे एक दूसरा एटीट्यूड आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। इमोशनली आप सोचिए, आपको उस केस में क्या करना चाहिए? आपको उस केस में उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उस केस में आपको उनको किसी अपने सबऑर्डिनेट को बोलना चाहिए कि इनकी मदद, इनको देखो, आप इंश्योर करो इनको राशन मिले। क्योंकि एट द एंड वही है ना सही बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मैंने आपको कल बताया था, बेनिफिशियरी वो होता है जिसको हमने किसी चीज का फायदा दिलाना होता है। तो बेनिफिशियरी तो टारगेट ऐसी ही ऑडियंस, ऐसे ही लोगों को देख के टारगेट, ऐसी ही पॉपुलेशन को देख के टारगेट करके हम पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है। तो अब उनके, उन्हीं का भला नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? आप बुक से तो चलिए, आप बुक से तो चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बुक से चला, आपने, आप बहुत अच्छा काम किया, आपने ब्यूरोक्रेटिक काम किया, आपने लॉज के हिसाब से काम किया। लेकिन इधर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेटरमेंट की तरफ ये चीज चली जाती है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें, ये आ जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आप किताबों से चलते हैं तो आपके वो आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल 21,
ये अगेंस्ट द स्टेट मिलता है, मतलब स्टेट से प्रोटेक्शन करने के लिए हमें ये जो आर्टिकल है, जो प्रोटेक्शन है वो दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में कहा था कि अब आप किसी प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी ये जो हमारा आर्टिकल है ये हमें अप्लाई किया जाएगा, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, काफी केसेस तो हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में क्या हुआ था, इसमें पहले तो हम प्रोसीजर फॉलो, ये अपना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करते थे, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को की बात की गई थी। आर्टिकल ये 32 जो रेमेडीज बताया था ना मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो देती है सुप्रीम कोर्ट, प्रदान करती है हमें। तो हुआ क्या कि मेनका गांधी जी एयरपोर्ट पे थी, कहीं जा रहे थे बाहर, तो उनका एयरपोर्ट पे पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उनको जाने नहीं दिया गया। तो उन्होंने जब अथॉरिटीज से क्वेश्चन किया कि ये ऐसे लोकल अथॉरिटीज जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज थी उनसे पूछा कि भाई आपने मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया, तो उन्होंने कोई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 32 के तहत उन्होंने रिट्स लगा दी कि मेरा आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है वो अब्रीच किया गया है, ब्रीच किया गया है। वो आर्टिकल कि मेरी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खराब, मतलब इन्होंने मेरे मेरे से मेरे फंडामेंटल राइट्स छीने हैं। ठीक है। तो उस समय उसकी जजमेंट में 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है और एक दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है गोल्डन ट्रिनिटी। गोल्डन ट्रिनिटी या फिर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रिनिटी या फिर गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रिनिटी क्या होती है कि आपका आर्टिकल नंबर 14, गोल्डन ट्रिनिटी गोल्डन ट्रायंगल क्या होती है, आपका आर्टिकल 14, आपका आर्टिकल 19 और आपका आर्टिकल 21, ये तीनों मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन ट्रिनिटी या गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो है गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसको क्या इंटरप्रेट किया जाता है कि हम जो ह्यूमंस हैं उनकी, ह्यूमंस नहीं, हम जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर आप कोई अंडर आर्टिकल 21 कोई लॉ बनाते हैं, तो उस लॉ को आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 का टेस्ट पास करना होगा कि ये लॉ आर्टिकल 14 को तो नहीं अब्रीच कर रहा या आर्टिकल 19 को तो नहीं अब्रीच कर रहा। तो ये तीनों आर्टिकल्स जब मिलते हैं तो ये तब जाके एक इंसान की होलिस्टिक, जो हम कह सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसकी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी हम इंश्योर करते हैं इन तीनों आर्टिकल से, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल नंबर 21। दिस इज द गोल्डन ट्रिनिटी या गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, अपना राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है पर्सनल लिबर्टी को जो डिप्राइव कर रहा है, तो उसको पहले आर्टिकल 14 और 19 के क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो लॉ उस पर ठीक बैठता है तो वो लॉ बनेगा। अगर आपकी पर्सनल लिबर्टी को वो डिप्राइव कर रहा है और इसको वायलेट नहीं कर रहा है तो वो लॉ बन सकता है 14 और 19 को। लेकिन आप अगर 14 और 19 को बिना, इसका टेस्ट फेल हो जाता है, अगर आप आर्टिकल 14 और 19 को ब्रीच करके कोई लॉ बना रहे हैं आर्टिकल 21 के अंदर, तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अब क्या आता है कि अब जो हमारे पास इससे क्या हुआ कि आर्टिकल नंबर 21 जो है उसका जो स्कोप है वो वाइड हो गया। उसने क्या कहा कि ह्यूमंस को राइट तो दो, आप ह्यूमंस को आप लिबर्टी तो दो, लेकिन अब लिबर्टी दे दोगे तो लिबर्टी तो एनिमल्स को भी है, एनिमल्स का भी जहां मन करे वो जा सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस एनिमल से अलग है ना। तो ह्यूमंस को आप कैसे इंश्योर करोगे, बाकी चीजें भी तो दोगे तब जाके लाइफ और लिबर्टी, राइट टू लाइफ होगा। ठीक है। हमने सिर्फ जिंदगी थोड़ी गुजारनी है, हमने उसके साथ साथ काफी सारे और राइट्स चाहिए जो कि इससे डिराइव होके आए हैं, इस केस से डिराइव होके आए हैं, इन केसेस से। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर काफी सारे जो दूसरे आपके राइट्स हैं उन्होंने जन्म लिया है। जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है, राइट टू फ्री वाटर, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट।
ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, ये काफी इंपॉर्टेंट निकल के आया था, राइट टू प्राइवेसी अंडर राइट टू लाइफ। ठीक है, कि हमें प्राइवेसी का भी राइट होना चाहिए भाई, जैसे राइट टू इंटरनेट भी अब एक राइट है, कि आज के टाइम पे अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप क्या जिंदगी है आपकी। ठीक है। फिर राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, आप औरतों की, अपने समाज की महिलाओं की, माताओं की, बहनों की इज्जत कीजिए, उनको डिसेंटली ट्रीट कीजिए, तब जाके वो भी एक राइट बन जाता है हमारा। राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, सुना है, रोटी कपड़ा और मकान। राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू स्लीप भी अब एक फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे राइट्स, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, निकल के आते हैं। ठीक है, ये वाले इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि आर्टिकल 21 ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है। तो 44th अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर इट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है ना, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कब हुआ था, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जब इंटरनल डिस्टरबेंस के ऊपर लगाई गई थी, ग्राउंड पे लगाई गई थी 75 इन 1975 में। तो उसके बाद ये प्रोविजन बन गया कि 1978 के अमेंडमेंट के बाद, कि आर्टिकल 20 और 21 बोथ कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइट टू एजुकेशन। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का राइट देता है, ये राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो इसका स्कोप क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो मतलब बिल्कुल बेसिक एजुकेशन है, वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। हायर एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन एलिमेंट्री और बेसिक एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 2002 में इसको ऐड किया गया था एजुकेशन फॉर ऑल में। ठीक है। अब ये पहले डीपीएसपी था तो इन्फोर्सिएबल नहीं था, लेकिन उसके बाद जब इसको डीपीएसपी से यहाँ लाया गया तो फिर ये एनफोर्सिएबल हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया। ठीक है। पहले ये आपके इनका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट था, आर्टिकल 51A का पार्ट था। ठीक है। उसके बाद क्या इसका पार्ट है, अभी भी है। तो इसके बाद क्या होता है, उसमें तो ड्यूटी वाले में तो बिटवीन एज ऑफ 6 and 14, और उसके पहले वाले बिलो द एज ऑफ 6 भी उसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन 6 to 14 वाले को राइट टू एजुकेशन में डाल दिया गया था। ओके। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया एजुकेशन फॉर ऑल तरह के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बड़ी काफी सारी तरह के आए थे, एक्ट्स आए थे। उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आर्टिकल 22 है, ये क्या है, इसमें दो तरह की, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, प्यूनिटिव डिटेंशन एक होती है। ठीक है, और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या फर्क है। प्यूनिटिव डिटेंशन, डिटेंशन तो आप समझ गए ना, डिटेंशन मतलब डिटेन करना, आपको अंदर डाल देना, जेल के अंदर डाल देंगे, लॉकअप के अंदर डाल देंगे। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है, जब आप किसी को पनिश करते हैं, जब आपने देखा कि अपराधी ने अपराध किया, उसका अपराध सिद्ध हो गया, उसके बाद आप जब उसको पनिश करेंगे आफ्टर द ट्रायल, आफ्टर ट्रायल, ट्रायल मतलब कोर्ट में उसकी पूरी कार्रवाई होगी, उसके बाद उसको पनिश करने के लिए जब डालते हैं, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहा जाता है। लेकिन विदाउट ट्रायल मतलब आप शक के घेरे पे, पनिश करने के लिए नहीं, प्रिवेंट करने के लिए डालते हैं, इधर आप पनिश करें, इधर प्रिवेंट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, क्या होता है, सपोज आपके जिले में एक हफ्ते बाद प्रेसिडेंट जी विजिट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपके जिले में कुछ ऐसे 5-7 लोग हैं, या कुछ 8-10 लोग हैं जो कि बड़े मिस्चीवियस हैं, जो छोटे मोटे अपराध करते रहते हैं, चोरी चकारी या इस तरह के कोई, क्या पता कोई बड़े भी अपराध करते हों जो काफी नटोरियस हैं। तो आप क्या कहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, कि आप कहते हैं कि ये बंदा कोई पंगा कर देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो उस दिन ये बंदा चांसेस है पंगा कर दे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई कोर्ट के सामने नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए, उसको आप पनिश नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ अंदर डाल रहे हैं कि ये जब वो आएंगे तब तुम अंदर रहना, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम प्रिवेंट करके रखेंगे, तो तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, जैसे ही प्रेसिडेंट चल जाएंगे फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये इस तरह के
प्रोटेक्शन जो इस तरह की अरेस्ट के प्रोटेक्शन देती है, वो है आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या है कि राइट्स अंडर दिस आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में है कि जब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर रहे हैं, आपको अरेस्ट करने का कारण क्या है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका हक है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करे और जो उसको डिफेंड करे, मतलब वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए कोई लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है, किसी एडवोकेट को, किसी काउंसलर को हायर कर सकता है। ठीक है। अब आर्टिकल 22 इसमें क्लॉज 1 में एक और आता है, हुस्नैरा खातून केस आता है, हुस्नैरा खातून केस। इसमें क्या हुआ था कि जब आपका इस केस के बाद क्या वर्डिक्ट आया था कि अगर एक्यूज जिस पे अपराध लगा है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लीगल एड ले सके, कोई एडवोकेट हायर कर सके या कोई काउंसलर हायर कर सके, तो उसका ये हक है कि वो डिमांड करे फॉर फ्री लीगल प्रैक्टिशनर कि हमें, वो स्टेट से यानी अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से वो डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे लीगल प्रैक्टिशनर, मुझे भी एक वकील चाहिए मेरा हक रखने के लिए, मेरा पक्ष रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 क्लॉज 2, जिसमें है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। कि मतलब अगर आपने किसी को पकड़ लिया, डिटेन कर लिया किसी अपराध के जुर्म में या किसी शक के बिना पे, कोई शक है आपको किसी पे, आपने उसको डिटेन कर लिया, तो उसका हक है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट को उसके सामने पेश करना है, जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशरी के सामने उसको पेश करना है। इसमें 24 घंटे में ना, अगर सपोज आपको आने जाने में 4 घंटे लगे उसके घर से, तो वो जर्नी टाइम जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, उसको छोड़ के 24 घंटे होने चाहिए। ठीक है। ये 24 घंटे आपको ध्यान में रखने हैं, उसको उतनी देर में सामने पेश करना है। उसके बाद इसमें एक और राइट आता है, राइट टू बी रिलीज्ड। आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके गए, अब मैजिस्ट्रेट ने बोला कि ठीक है मैंने सुन लिया केस, अब जाओ। ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट ने आपको कोई पुलिस को ये नहीं बोला कि इसको हिरासत में रखो, या भाई ये कितने लोगों पे केस चलते हैं, हर कोई जेल में थोड़ी होता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं कहा कि इसको जेल में रखो आप, तो उसको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़ भी देना होता है, रिलीज कर देना होता है। ठीक है। ये भी उसका राइट है। ओके। फिर आर्टिकल 22 जो क्लॉज 3 है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो कुछ एक्सेप्शंस, कुछ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है एनिमी, ये प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है। और ये प्यूनिटिव डिटेंशन मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया ऊपर। ये कुछ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट प्यूनिटिव डिटेंशन। और ये जो सेफ गार्ड्स है ना, ये एनिमी एलियन को और प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये अवेलेबल नहीं होते, एनिमी एलियंस को ये नहीं अवेलेबल है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब मैंने जो बताया, आप खत उसको टालने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अगर किसको डिटेन कर रहे हैं, तो ये सेफ गार्ड्स इसको नहीं अवेलेबल है, प्यूनिटिव डिटेंशन को ये सेफ गार्ड्स अवेलेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के पास ना, इसी में पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। ठीक है। क्या अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास? अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेटिव पावर है उसके पास कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉज बना सकता है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है, दोनों के पास पावर है। ठीक है। लॉ बनाने की, कि वो दोनों ही लॉ बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। लेकिन जो पावर दोनों के पास है ना, सुप्रीम ये सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ये पावर दोनों के पास जो है उसको कंकरेंट पावर कहते हैं। वो किस मैटर पे है? सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी पे कोई सवाल है, पब्लिक ऑर्डर पे कोई सवाल है, कम्युनिटी के ऊपर कोई सवाल है, तो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों लॉ बनाएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है जो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, जिन केसेस में लॉ बनाने की, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, वो कौन से केसेस है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पूरे भारत की सिक्योरिटी पे कोई खतरा है तो सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। डिफेंस पे कोई
केस चल रहा है, डिफेंस का कोई केस चल रहा है, फॉरेन अफेयर्स का कोई केस है रिलेटेड उसके, तो उन पे लॉज सिर्फ पार्लियामेंट पे पास है पावर उस पे लॉ बनाने की। ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, कि आप ह्यूमन बींग्स के तस्करी नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, बेगार और फोर्स्ड लेबर जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, और ये स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स मैंने आपको बता दिया, बेगार लेबर नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी दोनों, जैसे मैंने बताया, सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स, सिटीजन्स फॉरेनर्स दोनों को है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में है कि अगर आपको स्टेट कहता है कि कोई कंपलसरी सर्विस है, कोई पब्लिक पर्पस के लिए कोई सर्विस करनी है, उसके लिए विदाउट पेमेंट आपको कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, ये सर्विस है जो आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो आपकी गवर्नमेंट है वो आप पे वो चीज इम्पोज कर सकती है, थोप सकती है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, उसको आप फोर्स लेबर नहीं कहेंगे, वो पब्लिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, वो कंपलसरी सर्विस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल 51A हमारा जो अपना फंडामेंटल ये जो ड्यूटीज हैं उसमें भी बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी है आपको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना। मतलब कल को ईश्वर ना करे अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है कि हमारी आर्मी को हमारी जरूरत पड़ जाए, तो उस समय पे अगर आपका देश आपको कहेगा कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको देश के लिए सर्विस करनी है, ठीक है, डिफेंड करना है कंट्री को, नेशनल सर्विस करनी है, तो उसके समय आपको वो चीज करनी पड़ेगी विदाउट पेमेंट। अगर वो कहेंगे तो विदाउट पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ए जो है ये कैपिटल है, इसका मतलब अमेंडमेंट होता है कैपिटल लेटर्स का, और छोटा जो कैपिटल ये स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका मतलब क्लॉज होता है जो ब्रैकेट्स में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ये आपका हो गया स्टेट जो आपसे कंपलसरी कंपलसरी सर्विस करवा सकती है, ये एक्सेप्शन के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। ओके, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आप हार्मलेस, सॉरी हार्मलेस नहीं, हार्मफुल फैक्ट्रीज में, माइंस में, हजार्डस कंडीशन में उनसे काम नहीं करवा सकते। हजार्डस कंडीशन क्या होगी? जैसे क्रैकर्स फैक्ट्री होते हैं, पटाखे की फैक्ट्री होती है, उसमें कितने केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसमें कितनी फ्यूम्स, ऐसी कितनी गैसेस और फ्यूम्स होती हैं जो बच्चे इनहेल करते हैं, और कितनी सारी खतरा तो होता ही है कि कहीं आग लगी तो इट्स डेंजरस हजार्ड। ठीक है, एक हजार्ड है एक तरह का। तो 14 साल के छोटे बच्चों को आप उधर वहां पे रोजगार नहीं करवा सकते उनका। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई हार्मलेस काम है या इनोसेंट वर्क है वो आप करवा सकते हैं बच्चों से। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 आता है। ये काफी सिग्निफिकेंट लॉ है इसी डायरेक्शन में जो गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद बाकी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, चिल्ड्रन एक्ट 1938, चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड बनाया था एक 1996 में। इसमें क्या कहा गया था कि जो इस फंड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अगर हमारे जो ये जो एक्ट्स हैं इनको अगर लॉज हैं, चाइल्ड लेबर लॉज हैं, उस पे अगर कोई हानि पहुंचाता है या उसको कोई ऑफेंड करता है तो उस पे 20,000 रुपए का फाइन किया जाएगा पर चिल्ड्रन। 20,000 पर चिल्ड्रन, पर चाइल्ड। ठीक है, मतलब अगर आप चाइल्ड एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर आप ऐसे ही छोटे बच्चों से एम्प्लॉयमेंट करवा रहे हैं, अगर आपने 10 बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ है तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए आपको फाइन लगेगा, हर बच्चे पे 20,000 फाइन लगेगा, और वो एक इस फंड में जाएगा। ठीक है, और इस फंड को यूज किया जाएगा फॉर चाइल्ड रिहेबिलिटेशन, उनको बेहतर जिंदगी देने में, उनकी थोड़ी प्रोटेक्शन या उनको उनकी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, फिर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट आया 2005 में। 2006 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इन सब एम्प्लॉयमेंट पे बैन लगा दिया, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हम किसी ने घर पे रखे होते हैं, या
ढाबे पे होते हैं या शॉप्स पे होते हैं या रेस्टोरेंट्स पे छोटे बच्चे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो उसने क्या वार्न किया कि आप 14 साल से छोटे एज के बच्चों को कर ही नहीं सकते एम्प्लॉय कहीं पे भी, चाहे हार्मलेस ही क्यों ना हो। अब डोमेस्टिक सर्वेंट तो हार्मलेस है ना, तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ भी नहीं एम्प्लॉय कर सकते। फिर चाइल्ड लेबर एक्ट जो है उसमें 2016 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें बताया गया कि आपने कहा था पहले 14 साल से नीचे के बच्चे नहीं कर सकते, 14 साल से ऊपर के बच्चे हजारडस काम, बताया था ना, हजारडस काम 14 से नीचे नहीं कर सकते। लेकिन इसने क्या किया, इसने 14 से 18 साल कर दिया उस एज को, कि अब 18 साल के बच्चे तक कोई हजारडस काम नहीं कर सकता। उसके बाद एक्सेप्शन इसमें ये दे दी अ, कि एक्सेप्शन इसमें ये दे दी कि फैमिली एंटरप्राइज, जैसे फैमिली बिजनेस है कोई, उसमें आप अपने बच्चे को काम करवाना चाहते हैं, आपका आपका खुद का बच्चा है, आपका खुद का फैमिली बिजनेस है, तो उसमें आप करवा सकते हैं। और इसमें फिर ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जैसे मूवीज में, ड्रामाज में बच्चे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि वो कितने घंटे काम करें, 8 घंटे करें, 5 घंटे करें, 7 घंटे करें, 10 घंटे करें, उसमें ये नहीं मेंशन किया गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 to 28 आता है, ठीक है। 25 to 28 आर्टिकल में रिलीजन के बारे में बात की गई है। और सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है सेकुलरिज्म का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सेकुलरिज्म जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स, उसके दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रिलीजन और स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन और स्टेट का कुछ आपस में कनेक्शन नहीं है। वेस्टर्न कहते हैं कि स्टेट कुछ, आप रिलीजन में कुछ भी करो, ठीक है, स्टेट कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, वी कैन इंटरवीन, ठीक है। इंडियन कॉन्सेप्ट में इंटरवीन किया जा सकता है रिलीजियस मैटर्स में। और इन्होंने कहा कि हम किसी रिलीजन को टच नहीं करेंगे, और इन्होंने कहा कि हम सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, सबके साथ एक तरह का व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं सेकुलरिज्म के। अब कब इंटरवीन करेगा इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट, कब इंटरवीन करेगा, जब आपका रिलीजन पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहा हो, पब्लिक मोरालिटी को या पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है अगर आप किसी तरह से, तो वो उस समय जो है आपके रिलीजन के मैटर्स में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पे। 25 इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 25 का मतलब ये है कि आप कुछ भी अपना ये कॉन्शियस अपना कुछ भी आप अडॉप्ट करें, आप अपने रिलीजन को किसी तरह से मोल्ड करें, ठीक है। आप अपने रिलीजन को, गॉड को किस तरह से मानना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको, आप किस तरह से वर्शिप करते हैं, किस तरह से आप आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या विश्वास है आपके भगवान में, आपके खुदा में, ठीक है। तो आप किस तरह से प्रोपोगेट करना चाहते हैं अपने बिलीफ्स को आगे लोगों को तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब इस आर्टिकल में बताया गया। और इस आर्टिकल में एक इन 25, 26, 27 एंड 28, इन सब आर्टिकल्स में, और आर्टिकल 25 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की गई कि आपके डॉक्ट्रिन और बिलीव्स के साथ साथ प्रैक्टिस और रिचुअल को भी क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको, उसके ऊपर भी आपका कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डॉक्ट्रिन और बिलीफ तो हो गई कि हम मानते हैं कि गॉड है, भगवान है, खुदा है, ऊपर वाला है, ये हो गया आपका बिलीफ, ठीक है। और आपका प्रैक्टिस क्या हो गया कि कुछ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हिंदूज में मूर्ति की पूजा की जाती है, इस्लाम में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, ये होगी उनकी प्रैक्टिस, ये होगा उनका बिलीफ, ये होगी उनकी उनकी मान्यता, और ये होगी वो किस तरह से अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके क्या रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ने कहा कि हम सिर्फ डॉक्ट्रिन और बिलीफ्स को ही नहीं, हम प्रैक्टिस और रिचुअल की भी फ्रीडम देते हैं। आपने मानना है जो मानो, आपने करना है जो वो भी आप करो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर अगेन दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसकी कुछ क्या है कि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आपका जो रिलीजन है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पब्लिक मोरालिटी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज क्वालिफाइंग। ठीक है, अगर ये सब क्वालिफाई करता है, ये सब चीज़ों पे खरा उतरता है, आपका रिलीजन क्वालिफाई करता है, तो आप कीजिए जो आपने करना है। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 25(2). अब इसमें क्या है कि स्टेट के पास सेकुलर एक्टिविटीज पे लॉ बनाने का हक है। स्टेट कैन मेक लॉज, स्टेट हैज राइट टू मेक लॉज ऑन सेकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेकुलर एक्टिविटीज पे लॉ लाया जा सकता है। दिस इज व्हाट दिस टॉक्स अबाउट, दिस एक्सेप्शन टॉक्स अबाउट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 28। ठीक है, 28 आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है क्योंकि इसके तीन क्लॉजेज हैं। तीन क्लॉजेज क्या कहते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, आपके रिलीजियस वर्शिप, खुदा ये क्या कहते हैं उसको, वर्शिप। आप रिलीजियस वर्शिप किस तरह से कर रहे हैं, आप प्रार्थना किस तरह से कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आप इंस्ट्रक्शन किस तरह से दे रहे हैं, पढ़ाई किस तरह से करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि स्टेट फंड से जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। तो ये कहता है कि आप ये फर्स्ट क्लॉज कहता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट स्टेट उनको मेंटेन कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से स्टेट के फंड पे चल रहे हैं, स्टेट के पैसों से चल रहे हैं, स्टेट मेंटेन कर रहा है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप अपने रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा सकते, आप रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस स्टेट फंड से जो चल रहा है। दूसरी तरह का जो इंस्टीट्यूट है, वो है जो कोई ट्रस्ट चला रहा है, कोई अपना रिलीजियस ट्रस्ट उस इंस्टीट्यूट को चला रहा है, उसके लिए फंड कौन कर रहा है? रिलीजियस ट्रस्ट उसके लिए फंड कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको परमिटेड है उस, वो वहां पे आप उस रिलीजियस जो ट्रस्ट है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, वो पैसे दे रहा है उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, तो उसमें आप अपना कीजिए। इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपने अपने मजहब के बारे में, अपने धर्म के बारे में पढ़ाना है, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्टेट एड। स्टेट एड कौन से होते हैं? जिनमें कुछ मदद कर रहा होता है स्टेट, पूरी तरह से स्टेट नहीं कर रहा होता फंड, लेकिन कुछ मदद कर रहा होता है, तो उसमें आप अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई, आप फोर्स किसी को नहीं कर सकते। किसी ने आपके इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, आप वो कंसेंट देता है, हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो उसको आप दीजिए। अगर वो कंसेंट नहीं ले रहा है कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानूंगा आपकी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मैं अगर इधर पढ़ रहा हूँ तो, या मैं इस इंस्टीट्यूट में हूँ, तो आप उसको नहीं कर सकते, वो उसका कंसेंट है। और अगर कोई छोटा बच्चा है, माइनर है, तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए, उसके पेरेंट्स मानने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। इसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में क्या है? आर्टिकल नंबर 29 जो है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करता है, माइनॉरिटीज की। ठीक है, माइनॉरिटीज कौन होते हैं? जो कम, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है किसी एरिया में, जिनकी पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल जो कम होते हैं, प्रोटेक्शन उनके इंटरेस्ट की आर्टिकल 29 कहता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि इन्हीं माइनॉरिटीज को हक है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का, उनको एस्टेब्लिश करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का, उसे चलाने का। ठीक है, वो राइट है इनका। अब आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि भाई अगर माइनॉरिटी है, अब माइनॉरिटी है, कम लोग रहते हैं, तो क्या पता उनकी कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट हो, उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाली, जैसे जिसमें लिखते हैं वो स्क्रिप्ट में, क्या पता वो किसी अलग तरीके की हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, उनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हो सकती है, उनका कल्चरल डिस्टिंक्ट हो सकता है। तो ये कहते हैं कि आपके पास पूरा राइट है, आप उसको बचा के रखें, उसको संभालें, उसको उसको संभालें कैसे कि उसको प्रमोट करें, ताकि वो और लोगों तक पहुंचे, ताकि वो लुप्त ना हो जाए, डिस्टिंक्ट ना हो जाए, सॉरी एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपके पास राइट है उसको कंजर्व करने का, और ये एब्सोल्यूट है, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। ठीक है, क्लॉज 2 में क्या कहता है कि स्टेट एड जिन को
अगर स्टेट जो है हमारी जो अ, अपनी जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको स्टेट मदद कर रहा है रन करने में, उसको रन करने में मदद कर रहा है, तो आप किसी को एडमिशन, किसी बच्चे की या किसी इंसान की या किसी की जो एडमिशन है ना, उसको आप कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे या सेक्स के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे, किसी बेस पे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट पैसा दे रहा है, कुछ पैसा, कुछ तो पैसा दे रहा है ना स्टेट। तो आप किसी को एडमिशन के लिए किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 30 आता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरह से बनेंगे। तो इनके पास राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का। स्टेट, अगर कोई इंस्टीट्यूट बनता है तो स्टेट, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 का कहता है कि जो स्टेट है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, सेक्शन ऑफ सिटीजन पे। इसमें जो बात हो रही है ना, इसमें है कि वो इंस्टीट्यूट किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसमें है कि वो स्टेट किसी इंस्टीट्यूट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। स्टेट ये नहीं कहेगी कि ये इस माइनॉरिटी का है, ये दूसरी माइनॉरिटी का है, इस वाली माइनॉरिटी को आप करो हेल्प, उस वाली माइनॉरिटी को मत करो। तो इस तरह से स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अब जो माइनॉरिटी है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ओके, माइनॉरिटी जो है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। अब जो है इसके बाद क्या होता है कि अपना माइनॉरिटीज दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है। रिलीजियस माइनॉरिटी जिसका रिलीजन के बेस पे जो माइनॉरिटी देखी जाती है, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज के बेस पे देखी जाती है। ठीक है। तो अब क्या आता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होगी, कि रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई कि हमारा सपोज यहाँ पे एक रिलीजन है, उसके लोग यहाँ पे कम हैं, ठीक है। तो उनके लोग जिस इंस्टीट्यूशन को बना रहे हैं ना रिलीजन के बेस पे, कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलीजन ए के बेस, ए रिलीजन है, उस ए रिलीजन के लोग कम हैं तो वो माइनॉरिटी में है, इसलिए वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई। वो इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड अपॉन, दैट इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड अपॉन रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो क्या है कि अ, इधर अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं, चाहे ए रिलीजन है, बी रिलीजन है, सी रिलीजन है, लेकिन इनकी लैंग्वेज एक है, इन सबकी लैंग्वेज एक ही है, और ये लैंग्वेज बोलने वाले कम लोग हैं, तो उस लैंग्वेज पे ये अलग अलग लोग साथ में आके उस लैंग्वेज पे अगर एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद आया था आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अच्छा, इसमें एक ये था कि जो कंपनसेशन अमाउंट होती है ना, जो स्टेट किसी अगर कंपलसरी एक्वायर करती है, किसी एक्वायर मतलब उस पे हक अपना खुद खरीदती है, उस पे एक्वायर करती है, उसको पैसे दे के खरीद लेती है किसी प्रॉपर्टी को, तो उस पे एक कंपनसेशन उनको देना होता है, और ये कंपनसेशन अमाउंट जो है ये स्टेट ही फिक्स करती है, ठीक है। और ये उसके राइट को एब्रोगेट नहीं करता है, ठीक है। ये आप अगर आपकी स्टेट, अगर आपकी कंट्री, आपकी गवर्नमेंट अगर आपसे चाहती है कि ये जमीन चाहिए मुझे, तो वो अगर आपको कंपनसेशन दे रही है, उसके लिए पैसे दे रही है, ठीक है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। शेल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड टू देम, ठीक है। इससे राइट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। और ये प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से ऐड किया गया था, ठीक है। यस, ओके। 44th अमेंडमेंट 1978। अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती हैं, इसमें रिट्स आती हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मैंने आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ, आर्टिकल 32 जो है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि पहुंचाता है, ठीक है, तो उन फंडामेंटल राइट्स की रखवाली की जाएगी, उनकी रक्षा की जाएगी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है वो सोल और हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने ये कहा था आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है।
समझ रहे हैं आप? आर्टिकल 32 के बारे में अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि एक आर्टिकल का नाम लीजिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना आर्टिकल की कोई वजूद नहीं है, कोई कुछ मतलब ही नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन का उस आर्टिकल के बिना, तो अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट है, सोल है। इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी है, नलीफाई हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक आर्टिकल के बिना। ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें रिट्स आते हैं, और रिट्स जो हमने बोरो किए थे वो ब्रिटेन से किए थे। ठीक है। और इसको एस संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 के केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था, और सेम चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस में भी आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 32 में नहीं कर सकता है, ये कहा गया था। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना गया था। अब इसके बाद ये है कि 1997, या राइट, ईयर 1997 ही था। ठीक है, जब इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 एक इंटीग्रल पार्ट है, एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी अब्रिज नहीं कर सकता, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। दिस वॉज चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब क्या आता है कि आर्टिकल 32 जो है ना, उसमें उसको वो एनफोर्स कर सकते हैं, उसको एनफोर्स किया जा सकता है बाय बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों आर्टिकल 32 को, आई मीन नॉट आर्टिकल 32 को, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को एनफोर्स कर सकती हैं, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट करेगा आर्टिकल 226 से। बोथ कैन इशू रिट, दोनों रिट्स भी इशू कर सकते हैं। रिट क्या होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बचे या ना, क्या क्या होता है कि काफी बार रेट से डर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि किस रेट का क्या मीनिंग है। तो मैं आपको सिंपल 2-3 लाइन में हर रेट के बारे में बताऊंगा, और आपको वो समझ आ जाएगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा मैंने क्लास में स्क्रिबल किया था, बट क्लास ये अब नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो आके इधर हम आपको फिर से रिपीट करके बता देंगे। ठीक है। हेबस कॉर्पस क्या है? हेबस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग, जो इस वर्ड का लिटरल मीनिंग है, वो है यू शुड हैव द बॉडी। क्या मतलब है इसका? कि टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, पर्पज इसका पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। और पर्सनल लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना? अगर आप किसी को इलीगली डिटेन कर लेते हो, इलीगली उसको अपने हवाले ले लेते हो, अपना पुलिस उसको अपने अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, इलीगली, तो कोर्ट कहेगा कि उसको मेरे सामने लाया जाए, ब्रिंग द पर्सन टू कोर्ट, जो मैंने कहा था ना, अभी पीछे बताया था। तो हैबिस कॉर्पस है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि अगर आपकी फैमिली से किसी पर्सन को विदाउट एनी लीगल रीजन अरेस्ट कर लिया, तो आपकी फैमिली फाइल करेगी हैबिस कॉर्पस के रिट को। ये फाइल करेगी और उनको रिलीज करवाएगी। कोर्ट को कहेगी कि आप हैबिस कॉर्पस इशू कीजिए, और उनको कहिए कि हमारा जो फैमिली मेंबर है उनको पेश किया जाए, या फिर उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है। मेंडेमस रिट का मतलब है वी कमांड। इसका क्या पर्पस है कि ये किसी पब्लिक ऑफिशियल को कोई लीगल ड्यूटी अगर नहीं कर रहा है, तो उसको करने के लिए उसको कंपेल कर सकता है, उसको उस पर जोर डाल सकता है, दबाव डाल सकता है। और ये कब यूज किया जाता है? कि जब कोई पब्लिक ऑफिशियल जो है अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करने से, एक्ट करने से उसको रिफ्यूज कर देता है, तो ये जो रिट है इसको फोर्स करता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, इसका ये यूज है। अब इसका एग्जांपल क्या है? सपोज आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, पासपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन आपका पासपोर्ट नहीं इशू कर रहे। तो आप कोर्ट में जाके ये रिट लगा सकते हैं, मैंडेमस की रिट लगा सकते हैं कि भाई इनको कहा जाए कि इनकी ड्यूटी ये नहीं कर रहे हैं, वो पूरी की जाए। ठीक है। अब आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का रिट और सर्शियरारी का रिट थोड़ा सेम है। इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा क्या है। तो प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग है स्टे इन योर लेन। स्टे इन योर लेन मतलब अपने दायरे में रहे। ठीक है। पर्पज क्या है इसका? अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल
कोई ऐसा केस सुन रहा है जो उसकी पावर में है ही नहीं। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, ट्रिब्यूनल का मैंने आपको मतलब बताया था, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं ये। स्पेशल कोर्ट्स मतलब किसी स्पेशल चीज के लिए, किसी स्पेशल केस को सुनने के लिए, किसी स्पेशल तरह के केसेस को सुनने के लिए जो कोर्ट्स बनाए जाते हैं उनको ट्राइब्यूनल बोलते हैं। तो अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके, उनसे ज्यादा ऊपर होके कोई केस सुन रहा है, तो उसको उस टाइम पे प्रोहिबिशन रेट लगा दिया जाता है। और इसका यूज किया जाता है जब एक्शन नहीं लिया गया हो, जब फैसला नहीं सुनाया गया हो उस समय। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्रिब्यूनल जो है लीगली एक ऐसा केस सुन रहा है जो उसको नहीं सुनना चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर प्रोहिबिट कर सकता है कि नहीं, आपको ये केस सुनने की आजाद ताकत, आपकी पावर नहीं है, आपके दायरे में ये नहीं आता है, आप इस केस को मत सुनिए। मेरा सर्शियोरारी जो है वो होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब है, इसका पर्पस क्या है, कि ये पर्पस है जब आप इसमें, तो आपने पहले एक्शन, मतलब आपने सजा सुनाने या अपना फैसला सुनाने के पहले दिया होता है ना, ये आफ्टर होता है। जब कोई ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया, तो उसके बाद क्या होता है, सर्शियोरारी का रिट लगाया जाता है, जो कि कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो या तो उस फैसले को, डिसीजन को, लोअर कोर्ट के डिसीजन को या तो रिव्यू करे या क्वाश कर दे। क्वाश मतलब खत्म कर दे, मान्यता देने से इनकार कर दे कि ये आपका डिसीजन सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है को वारंटो। कोर्ट कैंसिल कर सकता है इस डिसीजन को। को वारंटो आता है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका पर्पस क्या है कि ये चैलेंज करता है, कोई अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, कोई किसी गवर्नमेंट सीट पे बैठा हुआ है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ है, तो सर ये को वारंटो क्या करेगा, उसको कहेगा कि भाई आप क्वालिफाइड नहीं है इस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, आप ये गवर्नमेंट पोस्ट छोड़ दें। ठीक है, ये होता है को वारंटो। अब आता है आपका आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस हैं या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं थोड़े मॉडिफाइड है। ठीक है, उनको पूरे फंडामेंटल राइट्स हम नहीं दे सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम पूरी तरह से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है, हमारे देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इनके पास काफ़ी सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ठीक है, कुछ इस ऑफिस के कुछ हायर ऑफिसर्स जो होते हैं उनको तो वो भी नहीं होता है, सोशल मीडिया पे भी रहना नहीं अलाउड होता है। ठीक है, अब ये मैंने हनी ट्रैप की एग्जांपल देके समझाया था। हनी ट्रैप क्या होता है कि सोशल मीडिया पे ना काफी सारे जो दूसरे कंट्रीज के स्पाइज होते हैं या जासूस होते हैं, वो क्या कहते हैं, औरतें जासूस होती हैं, मर्द जासूस होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इंसान को फंसाते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई, मतलब अपने किसी भी लालच, कोई लालच देते हैं, प्यार का लालच देते हैं। ओली ये नेपाल का पीएम था, तो उसको भी ऐसा एक बार किया गया था, किसी चाइनीज, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, चाइनीज डिप्लोमेट ने उसको ऐसे जाल में फंसाया था, काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो इस तरह से उनको सोशल मीडिया पे रहना भी अलाउड नहीं होता कई बार। ठीक है, तो इसलिए आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स को कटेल किया जाता है, दैट इज आर्टिकल 33, उनको मॉडिफाई किया जाता है उसमें। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या है, जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो फंडामेंटल राइट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है, मिलिट्री का लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो मिलिट्री अथॉरिटीज रन करती हैं। पहले जो सिविल अथॉरिटीज होती हैं उनकी जगह मिलिट्री अथॉरिटीज आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हैबेस कॉर्पस जो होता है ना, मार्शल लॉ में हैबेस कॉर्पस सस्पेंड नहीं होता है, इट इज नॉट सस्पेंडेड इन मार्शल लॉ। ठीक है, और इस समय जो फंडामेंटल राइट्स से डील किया जाता है वो आर्टिकल 34 में किया जाता है। क्या होता है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन, मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग, जब उस समय मार्शल लॉ चल रहा हो। इस समय कोई वॉर हो जाए आपके देश में, कोई इन्वेजन, किसी का घुसपैठ घुसपैठ हो जाए, कोई रेबिलियन हो जाए, मतलब कोई विद्रोह हो जाए, कोई राइट हो जाए, मतलब कोई दंगा हो जाए, तो उस समय पे कर्फ्यू वगैरह लगते हैं, तो उस जगह पे मार्शल लॉ अप्लीकेबल होता है। और इसको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो आपके राइट्स थोड़े कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में फ़र्क क्या है कि मार्शल लॉ जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स,
सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इसकी इम्पोजिशन जो ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन है मार्शल लॉ के क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी स्टेट का खराब हो रहा है, किसी रीजन का लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो गया, तो उस समय मार्शल लॉ लगाया जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब वॉर हो जाती है, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, मतलब बाहर से कोई देश हमला कर देता है, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जब हमारे देश के अंदर ही इस तरह से कुछ हथियार लेके लोग खड़े हो जाते हैं, उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है। जो अपना मार्शल लॉ है वो कब लगाया जाता है? मार्शल लॉ लगाया जाता है, मार्शल लॉ जब लगाया जाता है, दैट वो एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाया जाता है। मार्शल लॉ एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाया जाता है। ठीक है। जबकि नेशनल इमरजेंसी जो है वो पूरी कंट्री पे लगाई जाती है, या तो लगाई जा सकती है, या फिर किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। ये डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंसेस होते हैं मार्शल लॉ में और नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ का डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आर्टिकल 35 आता है। आर्टिकल 35 में क्या होता है कि आर्टिकल 35 जो है वो बताता है कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसको लेजिस्लेशन से इफेक्ट दिया जाता है। जो लेजिस्लेशन मतलब जो कानून बनाए जाते हैं वो कुछ इस पार्ट को पावर देते हैं, ये आर्टिकल 35 को। तो उसमें किस तरह के आते हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है बाय द वे, ये स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंडर लॉ नहीं बना सकता। ठीक है। अब सपोज किसी को रेजिडेंस प्रिस्क्राइब करना है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि रेजिडेंस की तो हमें फ्रीडम है कि हम कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं पूरे इंडिया में। लेकिन अगर कोई ऐसी नौकरी है, कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट है, कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें आपको किसी जगह का रेजिडेंट होना जरूरी है कि आप वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए, तो उस पे लॉ अंडर आर्टिकल 16 पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, वो लॉ की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इसी तरह की पावर्स को ये आर्टिकल 35 बताता है। ठीक है। अच्छा, किसी कोर्ट को आर्टिकल 32 मैंने अभी बताया, रेमेडीज। ठीक है। अदर देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर आप किसी और कोर्ट को देना चाहते हैं रिट की पावर, तो उस पे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। अगर आप कोई एप्लीकेशन है अंडर आर्टिकल 33 जो मैंने अभी बताई आर्म फोर्सेस की, ये एप्लीकेशन, इनको किस तरह से फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, इसके ऊपर लॉ बनाता है पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 34 इंडेमनिफिकेशन जो होती है ना, इंडेमनिफिकेशन का मतलब है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट सर्विस में या देश की सर्विस में कोई बलिदान दिया, कोई योगदान दिया, तो उनको इंडेमनीफाई, उनको कंपनसेशन देने के लिए किस तरह से दे सकते हैं, वो पार्लियामेंट देगा। उसके बाद आर्टिकल 17 है, जो पीनल प्रोविजंस जो लगते हैं हमें अंडर अंडर फंडामेंटल राइट्स, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की, जो बताता है कि किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो ऑफेंसेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अंडर आर्टिकल 17 अगर अनटचेबिलिटी करते हैं तो किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, आर्टिकल 23 को फंडामेंटली वायलेट करते हैं, तो आपको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दीज आर ऑल डिस्कस्ड एंड दीज लॉज आर मेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि पार्लियामेंट ये लॉज बना सकता है। दिस इज आर्टिकल 35। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आर्टिकल जो अ, अ, ये 34 to 352, ये मैंने इमरजेंसी के रिगार्डिंग कुछ बताया था। ठीक है। हाँ, मार्शल लॉ ये इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी में हैबिस कॉर्पस जो है वो नहीं सस्पेंड होता। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 31। ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 आता है। आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है, किस बारे में बात करता है? अब आर्टिकल नंबर 31 जो है ना, वो हमें बताता है कि देर आर सर्टेन प्रोविजंस, 3 प्रोविजंस हैं, 31A, 31B, 31C, 3 प्रोविजंस हैं जिसके अंडर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट में, एक्सेप्शन लग जाती हैं सब्जेक्ट मैटर को इसके फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 31। ठीक है। ये एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट को क्या क्या एक्सेप्शन है। ठीक है। अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है, किसी
चीज, किसी जगह को एस्टेट मतलब किसी जमीन के टुकड़े को अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर आप लॉ बना रहे हैं तो उस लॉ को आप फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर रखेंगे, एक्सेप्शन आ जाएगी उधर। ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। सपोज कीजिए कि आपने ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, नाइन्थ शेड्यूल। उसमें कहा था कि नाइन्थ शेड्यूल में जो जो चीज़ें आएंगी ना, उनको हम फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट कर लेंगे। वो चाहे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, लेकिन नाइन्थ शेड्यूल के अंडर आ गया तो मतलब उस पे आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे फंडामेंटल राइट को क्यों ना वायलेट कर रहे हो। ठीक है। लेकिन इस इससे क्या हुआ था, इस इधर से ही मैंने बताया था कि इधर से ही कल आज जैसे आपको बताया था, जुडिशियल रिव्यू यहीं से पैदा हुआ था। जुडिशियल रिव्यू, उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि नहीं जी, आप इस तरह से अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आपका जो नाइन्थ शेड्यूल है वो भी अ, इसके अंडर आएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। अगर हम देखेंगे, अगर आपका लॉ जो है वो जुडिशियल रिव्यू के टेस्ट को नहीं पार कर पा रहा है, तो आपका लॉ क्वैश कर दिया जाएगा, आपका लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 31C। इसको 25th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1972 में लाया गया था। ठीक है। इसमें क्या कहा गया था 31C में कि 31, इसको 31C को कहा गया था कि कोई भी लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ है जो डीपीएसपी को पूरा करने के लिए बनाया गया। डीपीएसपी हम अभी पढ़ेंगे आई गेस ना। हाँ। तो जो कोई भी लॉ है डीपीएसपी को पूरा करने के लिए बनाया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरा करने के लिए बनाया गया है, उस लॉ को आप वॉइड नहीं कर सकते, चाहे क्यों ना वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आर्टिकल 31C के अंदर बोला गया था, 31C के अंदर बोला गया था। बट दिस प्रोविजन इन द 25th अमेंडमेंट, ठीक है, जो बार किया था, जो जुडिशियल रिव्यू बार किया था, उस मतलब बंद किया था, उसको हम कर चुके हैं कि केशवानंदा भारती केस में उसको वापस, जुडिशियल रिव्यू को वापस ले आए थे। ठीक है। इसको स्टक डाउन कर दिया था कि भाई जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा। इन्होंने कहा था ना कि ये जो सर्टन डीपीएसपी हैं इनको नहीं, जब पूरा कर रहे होंगे तो नहीं लगेंगे फंडामेंटल। तो इन्होंने कहा था नहीं भाई, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर आप कुछ भी करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू तो लगेगा ही, चाहे आप डीपीएसपी करें, चाहे आप नाइन शेड्यूल को करें। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं हम कुछ फंडामेंटल राइट्स की, क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं राइट्स इनके। कुछ क्रिटिसिज्म क्या है कि एक्सेसिव लिमिटेशन लगाई गई हैं। एक्सेसिव लिमिटेशन मतलब कि काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं, नहीं पता चलता है कहाँ कहाँ पे राइट लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, कौन सा राइट क्वालिफाइड नेचर का है, कौन सा राइट एब्सोल्यूट नेचर का है। ठीक है ना। उसके बाद वही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, क्वालिफिकेशन लगाई गई है। क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा, जो हमारा पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन नहीं दी गई, माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं दी गई, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। ठीक है। तो हम कैसे क्लियरली डिफाइन करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर क्या है? आप कहते हैं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन है क्या पब्लिक ऑर्डर? नॉट डिफाइनिंग दीज टर्म्स। ठीक है। उसके बाद परमानेंसी नहीं है, कभी भी कोई भी जो राइट है वो चला जाता है। सैक्रोसैंट नहीं है, सैक्रोसैंट मतलब पवित्र, इनको बिल्कुल छेड़ा नहीं जा सकता, इस तरह के तो नहीं है। कर्टेल हो सकते हैं कुछ राइट्स, इमरजेंसी में कर्टेल किए जा सकते हैं। कुछ जो हैं वो अलग अलग सर्कमस्टांसिस में इनको हटाया जा सकता है, इमरजेंसी के टाइम हटाया जा सकता है, इमरजेंसी में जो हुआ था। ठीक है। फिर एक्सपेंसिव रेमेडी, आर्टिकल 32 जो हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो उसको एक्सपेंसिव रेमेडी कहा गया है। एक्सपेंसिव रेमेडी क्या कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाके रेमेडी लेनी है, आप कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जाके आप करिए जी अपना आर्टिकल 32 को अप्लाई करिए और अपने राइट्स को वापस लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स कितने बहुत माने हुए, बहुत जाने मानी पर्सनैलिटीज होती हैं, कितनी लाखों में फीस होती है उनकी, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव इसको कहा गया कि ये जो आपने रेमेडी तो दे दी, लेकिन ये रेमेडी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स।
इसके बाद आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये आर्टिकल 36 to 51 हमारे जो है आते हैं, आर्टिकल 36 to 51 के अंडर आते हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये नॉवल फीचर है। नॉवल फीचर मतलब एकदम ओरिजिनल फीचर है, ये और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद ग्रैन्युल ऑस्टिन, मैंने इनकी एक टर्म आपको पहले, इनकी कोट मैंने आपको पहले ही बताई थी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा किसको याद है। ठीक है। तो उस उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीपी एसपी जो है वो कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी फिलॉसफी है, उसकी आत्मा है, कॉन्शियस है वो। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का? डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशलिज्म, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है इसके प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना और इस्टेब्लिश करना एक वेलफेयर स्टेट को। वेलफेयर स्टेट मतलब जिसमें हर किसी का अच्छा सोचा जाए, हर किसी का भला सोचा जाए, जिसमें आपके क्या कहते हैं, गरीबों को भी ध्यान में रखा जाए, मार्जिनलाइज सेक्शन को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है ना? उसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। ठीक है। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें सोशल प्रिंसिपल सोसाइटी को देख के चला जाए, उनको प्रमोट किया जाए। और इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखा जाए, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को देखा जाए। इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या हो गया कि हम ऐसा ना हो जाए कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। ठीक है। रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या है डीपीएसपी की? कि डीपीएसपी आर दी आइडल्स। ठीक है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को अपने दिमाग में रखने हैं जब कोई लॉ बनाना है तो। ठीक है। जब कोई पॉलिसी बनानी है तो। ठीक है। जब कोई पॉलिसी या लॉ बनाना है तो इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है, ये डीपीएसपीज को दिमाग में रखना है कि हमारे फोर फादर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमें क्या बताना चाहते थे, कि जब आप कोई पॉलिसी बनाएं या कोई लॉज बनाएं तो डीपीएसपी को माइंड में रखें कि वो क्या कहते हैं लॉज बनाने के लिए। ठीक है। अब टीपीएसपी की और फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये दोनों मिलके ना फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये दोनों मिलके सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से कॉन्सेप्ट को बोरो किया गया था। सीधा सीधा डीपीएसपी को नहीं बोरो किया गया था, कॉन्सेप्ट को बोरो किया गया था। इसलिए ये नॉवल फीचर कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको। ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं हमारी डीपीएसपी के। ओहो। फीचर्स हैं कुछ डीपीएसपी के, ये कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल मतलब जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है ना, ये अपने डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब इनको ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। अगर इनको कोई नहीं फॉलो करता है तो आप ये जाके नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरे डीपीएसपी को हमारे जो है वो एनफोर्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल है। और इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि पहला रीजन तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट में है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ। जैसे सपोज कीजिए डीपीएसपी हमारा क्या कहता है कि सोशल सोसाइटी को ऊपर उठाना है, हमारी जो वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए। अब सपोज कीजिए हमने जम्मू में आईआईटी बनाया। ठीक है। अब हर जगह मतलब काफी काफी जगह पे हमारे कंट्री में आईआईटी है। तो गवर्नमेंट ने तो अच्छा ही सोचा होगा ना कि भाई जम्मू कश्मीर थोड़ा जो स्टेट है वो थोड़ा एक्सपोज्ड नहीं है, उसको आईआईटी दिया जाए, आईआईएम दिया जाए, एम्स दिया जाए। ठीक है। उन्होंने तो वेलफेयर के लिए सोचा, जेएंडके के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए सोचा, डीपीएसपी को फॉलो किया। लेकिन उस आईआईटी को बनाने के लिए कितने पेड़ काटे गए? पहाड़ पे बना आईआईटी, उसको उसके लिए कितने पेड़ काटे गए, हाईवे निकाला गया। ठीक है। सड़कें बनी, कितना ट्रांसपोर्ट बना। तो इतने जब पेड़ कटे, पहाड़ कटे, अभी पीछे फ्लड्स आए, तो ये किस वजह से लैंडस्लाइड्स हुई? ये क्यों हुई? क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है। अब जब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, ये सब हुआ, तो वहां के आसपास रहने वालों के लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ा। तो उनका राइट टू लाइफ हो गया, ब्रीच हो गया। हो गया कि नहीं? तो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है।
डीपीएसपीज में, ठीक है। अब आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कंट्री आज़ाद हुई थी, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि सारे डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे डीपीएसपी क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं कि आप हर किसी को इक्वली सबको ऊपर उठा के चलिए, सबको वेलफेयर स्टेट दीजिए, गरीब के लिए अच्छे वो सोचिए, पॉलिसी सोचिए। लेकिन अब इतनी बड़ी कंट्री है, अगर सबको उस समय आप जस्टिशिएबल कर देते इनको, और सबको नहीं दे पाते अगर जो बेनिफिट्स हैं, तो वो तो जस्टिशिएबल कर देते, तो वो तो आ जाते हैं कोर्ट में कि भाई हम, ये हमें तो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, हमारी तो डीपीएसपीज हैं, जस्टिशिएबल हैं, हम तो कोर्ट में जाएंगे, है ना, अगर उनको बेनिफिट नहीं मिले। लेकिन उस समय देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना पैसा कहाँ था देश के पास, कि ब्रिटिश ने तो सब लूट लिया था। इतना पैसा कहाँ था कि सबको अ, हम कुछ, सबके लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कुछ कर पाए, है ना। तो वो आस्ता आस्ता ही हुआ है, जो जो सब हुआ है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी कैसे, जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक आता है हमारे इसमें डीपीएसपी में, जो कि कहता है कि हर रिलीजन के लिए जो है वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब सिविल कोड क्या हो गया, जैसे सिविल केसेस होते हैं, मैरिज हो गया, जैसे डिवोर्स हो गया, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी के कुछ हो गया, ठीक है, डिस्प्यूट्स, तो उन सबको सुलझाने के लिए आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए लॉज सेम होने चाहिए, सिविल लॉज, सिविल कोड सबके लिए सेम होने चाहिए। लेकिन अब हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हर जगह अलग अलग तरह के वो हैं, लोग रहते हैं, तो सबके लिए इक्वल एक ही जैसे मैरिज के, डाइवोर्स के कैसे आ जाएंगे। हर रिलीजन के लिए, हर रिलीजन में अपनी शादी करने की अपनी प्रथा है, शादी करने के उसको शादी को आपके मान्यता देने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो आप कैसे कर देंगे, कॉम्प्लेक्स है ना, इतने बड़े देश में इतने सारे रिलीजन्स। तो इसलिए इस रीजन से भी, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इस रीजन से भी इनको नॉन जस्टिशिएबल रखा गया, जस्टिशिएबल नहीं रखा गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 36 to 51, ये जो हमारे सारे हैं, ये आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो अलग अलग तरह के डीपीएसपीज हैं, वो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 36 है, उसमें डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आ जाता है, वो सेम है जैसा हमें आर्टिकल पहले जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था। आर्टिकल 37 जो है वो प्रिंसिपल्स बताता है कि इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। फिर स्टेट में ऑर्डर होना चाहिए, आर्टिकल 38 बताता है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर होना चाहिए। 39 बताता है कि क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं पॉलिसी बनाते समय स्टेट को। आर्टिकल 39 ए बताता है, ए मतलब ये अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। तो ये 39 ए बताता है कि सबके लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए और फ्री लीगल एड होना चाहिए। फ्री लीगल एड मैंने आपको क्या बताया था, हुसनैरा, वो जो केस बताया था, ठीक है, जिसमें फ्री लीगल एड आया था, तो ये अमेंडमेंट से डाला गया। फिर विलेज पंचायत का गठन होना चाहिए, ये आर्टिकल 40 कहता है। राइट टू वर्क, आर्टिकल 41 कहता है, जैसे नरेगा से हमने राइट टू वर्क दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के ह्यूमेन कंडीशंस, ये मैं आपको आगे सारे इस स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में, ये सारे जो डीपीएसपीज हैं ये कैसे होते हैं। और डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन की गई थी, डॉक्टर एमपी शर्मा ने की थी, ठीक है। अब डॉक्टर एमपी शर्मा जो थे, तो डॉक्टर एमपी शर्मा ने ना अपना इन्होंने सजेस्ट किया था, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि अ, हमारी जो डीपीएसपी है उनकी थोड़ी सिंपल, उनको थोड़ा आइडियोलॉजिकली ग्रुप कर देना चाहिए। हर इनकी अलग आइडियोलॉजी है, इन डीपीएसपी की, इनकी अलग है, इनकी अलग है, तो हर किसी की अलग आइडियोलॉजी है, तो इनको ग्रुप कर देना चाहिए। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज में तो उन्होंने तीन ग्रुपिंग की, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब सोशलिस्ट क्या थी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं कि आप सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देते हैं सोसाइटी में, ठीक है, कि वेलफेयर स्टेट बनी रहे। सोशलिज्म क्या होता है कि हर किसी को
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, हर किसी को बराबरी फायदा देना है, सोसाइटी के हर तबके को ऊपर लाना है, हर किसी की इंप्रूवमेंट करनी है, हर किसी का वेलफेयर करना है। दीज आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में क्या आता है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाता है, वेलफेयर स्टेट की तरफ काम किया जाता है। और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्लासिफिकेशन में, सोशलिस्ट में इसके अंडर आते हैं आर्टिकल, जो है सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन में, सोशलिस्ट क्लास के अंदर। ठीक है। वो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो एक सोशल ऑर्डर लाए, वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करे। सोशल ऑर्डर मतलब एक सोसाइटी में ऑर्डर होना चाहिए, सोशली सोसाइटी में ऑर्डर होना चाहिए, सॉरी, उसको सिक्योर करके रखना चाहिए। ठीक है। जैसे कि रिड्यूस करे, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करे, और किन इक्वालिटीज को, इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए, जैसे मैंने बताया सब बराबर होना चाहिए, सबको इक्वल फैसिलिटीज दी जाएं। ठीक है। सबको अपॉर्चुनिटीज इक्वल दी जाएं, सबको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ना काम करने की, या जैसा भी आपको जिस भी चीज एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 38। एंड जो ये मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज बोला ना मैंने, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है, इनइक्वालिटीज को। ठीक है। तो ये मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था इसमें, आर्टिकल 38 में। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 39, जो कहता है कि इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाए तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो बताता है आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है कि भाई जितने भी विमेन, मैन विमेन, 39A है ये, छोटा वाला ए, ठीक है, बड़ा वाला ए नहीं, बड़ा वाला ए तो ये है। ठीक है। तो कि ऑल मैन वीमेन एंड सिटीजन्स, जितने भी हैं कंट्री के, जितने भी स्टेट के सिटीजन्स हैं, उनको क्या है, लाइवलीहुड सबको मिलना चाहिए, कि भाई आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें, सबको ऐसा लाइवलीहुड देना है। 39B कहता है कि जो ओनरशिप है, जो मटेरियल रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज होती है ना, क्या होती है मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज, अब जैसे कि कम्युनिटी के अंदर किस तरह लैंड एक रिसोर्स है। ठीक है। लैंड एक रिसोर्स है। जैसे वाटर भी तो एक रिसोर्स ही है। ठीक है। जैसे अब कोई तालाब है, अगर इसमें गांव में एक तालाब है, ठीक है, एक वेल है, तालाब है गांव में, तो उसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ हायर कास्ट वालों का हक है और लोअर कास्ट वालों को नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका इक्वल ओनरशिप और कंट्रोल होना चाहिए। और रिसोर्सेज मोर ऑफ लाइक, जो रिसोर्सेज होती है ना, दे आर मोर लाइक कि लैंड, जैसे लैंड है, लैंड एक रिसोर्स है, लेबर एक रिसोर्स है। ठीक है। देन कैपिटल एक रिसोर्स है। ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो है ना, ये रिसोर्सेज क्या करती हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम करती हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने में। जैसे आप, आपकी लेबर है, तो आप लेबर देते हैं, उसके एक्सचेंज में आप वेजेस लेते हैं, वेजेस यानी आप तनख्वाह लेते हैं अपनी लेबर दे के। ठीक है। तो ये जैसे इस तरह की रिसोर्सेज है, ये अब इकोनॉमी की बाकी रिसोर्सेज हैं, तो उस पे हर किसी का हक होना चाहिए, लैंड पे हर किसी का हक होना चाहिए, रिसोर्सेज पे, प्रोडक्शन, रिसोर्सेज दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन, किसी चीज के लिए कुछ प्रोड्यूस करने के लिए आप जो रिसोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी एक तबके का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो कि इकोनॉमी में यूज की जाती हैं रिसोर्सेज। ठीक है। इसके बाद क्या बताता है ये कि आर्टिकल 39C जो बताता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इकोनॉमिक सिस्टम है जो, वो इस तरह से होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो वेल्थ है वो सिर्फ एक अमीर के पास जाती जाए, सारी वेल्थ जो है वो अमीर की तरफ जाती जाए। ठीक है। और गरीब गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए, इस तरह का हमारा सिस्टम इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, कि वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो जानी चाहिए वेल्थ। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद 39E कहता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वर्कर्स की, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, सिटीजन्स को ऐसी जो
सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करवाना चाहिए जो कि इनह्यूमेन कंडीशंस हैं। ठीक है, उनको इस तरह से काम करवाना चाहिए कि उनको आप फोर्स मत कीजिए। ठीक है ना, दे शुड नॉट बी फोर्स टू enter unsuited evocations of their age and strength। ठीक है, क्या है कि आप किसी को इस तरह से फोर्स करा के काम ना करवाइए, या किसी को इस तरह से जबरदस्ती जबरन काम ना करवाइए, या बच्चे छोटे टेंडर एज मतलब नाजुक एज के जो बच्चे हैं उनसे काम मत करवाइए। ठीक है, 39E। और वर्कर्स की जो हेल्थ है और स्ट्रेंथ है उस पर भी काम कीजिए। ये नहीं कि आप आपने उसे पैसे दे दिए तो आप उसकी पूरी जान छोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी हेल्थ का काम होना चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप उनकी हेल्थ को और उनकी स्ट्रेंथ को देख के आप इस तरह से पॉलिसी बनाएं कि आप 6 से 8 घंटे की वर्क शिफ्ट रखें। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे की वर्क शिफ्ट रखें, कि वो तो इंसान फिर क्या करेगा 12 घंटे काम करके। ठीक है, तो इस तरह से आप मेन वीमेन और वर्कर्स के लिए काम कीजिए, पॉलिसीज बनाइए। 39F है जो, फिर वो कहता है कि जो बच्चे हैं उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि उनकी डेवलपमेंट जो हो वो हेल्दी मैनर में हो। ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी मैनर में हो, और उनकी जो कंडीशंस हैं वो इस तरह से हो कि उनका जो यूथ है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना की जा सके। ठीक है, उनको मतलब बच्चों को तो कोई भी इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो उनकी इस तरह से उनका एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों का कि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, और उनको कोई अबैंडनमेंट उनको कोई फील ना हो। अबैंडनमेंट मतलब कि एलियनेशन, मतलब अकेलापन फील ना हो। ठीक है, इस तरह से अब जो 39F है वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से अमेंड किया गया था, 39 39F। ठीक है, और जिसमें बताया था कि उसमें ऐड किया गया था कि चाइल्ड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, और गार्डेड, उनका यूथ प्रोटेक्ट करो और उसको एक्सप्लॉयटेशन से गार्ड करो, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अबैंडनमेंट से गार्ड करो। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि 39A आता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लोगों जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लोअर कैटेगरी के या जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते वकील, तो उनके लिए फ्री लीगल एड होना चाहिए, उनके लिए जस्टिस पूरा होना चाहिए, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। फ्री लीगल एड का मतलब है अगर आपके उन वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको वकील दीजिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, 41 में है राइट टू वर्क। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था नरेगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, गवर्नमेंट ने नरेगा की स्कीम लाई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में आया था। नरेगा, अगर आप जानते होंगे, 2005 में आया था नरेगा। तो उसमें आप किस तरह से राइट टू वर्क देते हैं, तो ये पूरी तरह से फुलफिल करता है आर्टिकल 41 को। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। पब्लिक असिस्टेंस कैसे कि कुछ ओल्ड एज हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ डिसेबल्ड लोग हैं जो नहीं काम कर सकते, या कुछ ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो उनकी भी मदद के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 42। 42 कहता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस। ठीक है, एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे आप अगर किसी से काम करवा रहे हैं तो उधर टॉयलेट साफ होने चाहिए। ठीक है, टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन। दीज आर ह्यूमेन कंडीशंस। ह्यूमेन मतलब इंसानी तौर पे काम करने लायक होना चाहिए वो। ये नहीं कि आप जानवरों से काम नहीं करवा रहे हैं, आप इंसानों से काम करवा रहे हैं, तो उनको कंडीशंस वैसी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ। जैसे अगर कोई आपकी ऑफिस में कोई फीमेल है, ठीक है, या आपके ऑफिस में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनका उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ, एंड उसमें क्या आ सकता है कि आप उनको पेड लीव्स दीजिए। ठीक है, उनकी डिलीवरी के बाद उनको बच्चों का ख्याल रखना है, उसके लिए तो आप उनकी सैलरी थोड़ी रोक देंगे। ठीक है, मैटरनिटी लीव होनी चाहिए कि उनको आप लीव्स दें कि आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, अलग अलग, वैसे 1 महीने तो नहीं हो सकता, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, कुछ भी आप उनको लीव दें कि आप अपने जो मैटरनिटी आपकी ड्यूटीज हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है,
तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स भी आती हैं, अलग अलग योजना आती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना आता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित अ, मातृत्व अभियान था एक जी, वो भी था। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बेनिफिट्स हैं जो मैटरनिटी के लिए दिए जाते हैं, जो मदर्स को दिए जाते हैं फॉर देयर न्यू बॉर्न्स। उसके बाद आता है आर्टिकल 43, जो कि कहता है कि लिविंग वेज डिसेंट वर्क होना चाहिए वर्कर्स के लिए। ये नहीं है कि आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल कम तनख्वाह दे रहे हैं, उसको इतनी तनख्वाह आप दें कि वो अपना गुजारा कर सके, अपना वेजेस अपना कर सके उसको, ठीक है, मैनेज कर सके अपनी लाइफस्टाइल को उस वेजेस में। मिनिमम वेजेस देने चाहिए, इसके लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट भी आया था 1948 में। देन देयर वाज कोड ऑन वेजेस विच वाज इन 2020। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट आया था 1970 में। तो इस तरह के अलग अलग एक्ट्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रही है डीपीएसपीज को रियलाइज करने के लिए। उसके बाद आपका आर्टिकल 43A आता है, जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स कहता है इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के। स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो वर्कर्स की जो मैनेजमेंट है, जो इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में तो स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है ना, मतलब नॉट ऑलवेज बट जैसे आजकल स्किल इंडिया पे अपस्किलिंग कर रहा है इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चला रही है जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को, ठीक है, कि वो अच्छे से इंडस्ट्री रेडी हो सके। इंडस्ट्री रेडी, कि अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्री रेडी हो सकें आप, ताकि आपको आप अपनी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में काम कर सके, योगदान दे सकें। ठीक है। यही नहीं कि सिर्फ आप एक ही, या सिर्फ आप एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, या फिर सिर्फ आप मजदूरी कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपकी मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपकी अ, तरक्की हो, इसके लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को इंश्योर किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 47 जो है, दैट इज बोथ इन दीज प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 47 कहता है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। आप पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, जैसे मिड डे मील स्कीम चलती है। तो मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील स्कीम चलती है। तो उसमें क्या होता है कि स्कूल के बच्चों को दिन में खाना दिया जाता है स्कूल में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। तो इससे क्या होता है कि एक तो होता है कि एजुकेशन मिल रही है बच्चों को फ्री, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। और दूसरा ये है कि जब वो न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, जब वो न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं तो उनका न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा हो रहा है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी उनका अच्छा हो रहा है। तो दीज आर सर्टन स्कीम्स, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट चला रही है फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन लेवल्स एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी सिटीजन्स की। उसके बाद आते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी कि इंडिया जो है वो विलेजेस, इंडिया इज इट्स विलेजेस। ये उन्होंने कहा था कि विलेज के बिना इंडिया नहीं है। अगर इंडिया को देखना है तो आप इंडिया के विलेजेस को देखिए।